उप मुख्यमंत्री का जो पद है इसमें हम और किसी और व्यक्ति को मनोनीत नहीं करेंगे। जो इंडिपेंडेंट है और एनसीपी के जो है अजीत पवार के साथ है और अजीत पवार के साथ ही रहेंगे। अरे चले नाटक है। वास्तव में एक के बाद एक निकाले हमने 1.5 लाख करोड़ के जो महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी सरकार के निकाले, उसके कारण ये अजीत पवार का इस्तीफा है। Sharad Pawar spoke loud and clear on so many channels yesterday that he is the boss, and he is saying that there is going to be no threat to any government in the state. पवार के रेजिग्नेशन के बाद में एनसीपी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो सुधार होने वाले जा रहे हैं। मंत्री है महाराष्ट्र सरकार के, वो इस मोर्चे को जो है विधान भवन में लेकर जा रहे हैं, उसका नेतृत्व कर रहे हैं। पवार बनाम पवार, महाराष्ट्र में एक और चाचा भतीजे की जंग और महाराष्ट्र में महासंकट। जी न्यूज पर सबसे बड़े कवरेज में हम आपको दिखाएंगे पूरे सियासी महाभारत की हर वो तस्वीर और साथ ही वो पहलू भी जो शायद अब तक सामने आए ही नहीं है। सबसे पहले आपको बता दें कि पवार की पार्टी में फूट पड़ती नजर आ रही है। एनसीपी विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि अजीत पवार इस्तीफा वापस ले। और वही खबर ये भी है कि अब मुंबई में 28 सितंबर को एनसीपी विधायकों से खुद शरद पवार मिलेंगे। सवाल ये भी कि आखिर शरद पवार का निशाना क्या है, किस पर निशाना साध रहे हैं? 9 सांसदों के दम पर दिल्ली तक दबाव की सियासत या फिर पार्टी के अंदर ही भतीजे को घेरना? क्या महाराष्ट्र में महत्वाकांक्षा के महाभारत में चाचा और भतीजे की सियासी जंग ने महासंकट खड़ा किया है? फिलहाल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद से अजीत पवार के इस्तीफे के बाद हर कोई यही सवाल पूछ रहा है। महाराष्ट्र के महासंकट में जब भतीजे अजीत पवार के दांव के आगे समर्थकों का दम दिखा तो चाचा शरद पवार मीलों दूर कोलकाता में बैठे। तो इधर मुंबई में अजीत पवार के समर्थन में चाचा शरद पवार की पार्टी के ही नहीं बल्कि निर्दलीय विधायक भी लामबंद हो गए। मंत्रालय के बाहर समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। विधायक दल की बैठक में अजीत पवार की पावरफुल पॉलिटिक्स के आगे चाचा भतीजे के अलग अलग पाले में पार्टी दो पार होती दिखी। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि इस्तीफा मंजूर हो, तो विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ कि अजीत इस्तीफा वापस ले। आगे भी विधानसभा में नेता अजीत जो भावना है अजीत पवार साहब ने इस्तीफा देने के बाद तो ये विनंती पवार साहब से वोट से किए जाए कि अजीत पवार का इस्तीफा अजीत पवार ने वापस ले जाए। उस पर अंतिम क्या निर्णय लेने का वो पवार साहब करेंगे। फिलहाल सुगबुगाहट तो ये भी है कि शरद पवार एक तीर से 2 निशाने लगाना चाह रहे हैं। कांग्रेस को राजनीति के धर्म संकट में डालकर चौहान सीएम पद से छुट्टी चाहते हैं और दिल्ली तक दबाव की सियासत। राजीव रंजन के साथ एहसन अब्बास, जी न्यूज मुंबई। जी न्यूज पर इस महा कवरेज में हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं पुणे से डीएनए के रेसिडेंट एडिटर दीपक लोखंडे। यहाँ नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सतीश पेडनेकर है। दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव रंजन हमारे साथ है और मुंबई से राजीव रंजन सिंह भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले आइए रुख करते हैं पुणे का। दीपक लोखंडे जी, ये बताइए कि अजीत दादा पवार, जैसा कि महाराष्ट्र की राजनीति में उन्हें कहा जाता है, उनका जो चैलेंज है वो शरद पवार के लिए कितना गंभीर है या नहीं, आप क्या मानते हैं? मैं मानता हूँ मैं इसको चैलेंज नहीं मानता हूँ। चैलेंज तब होता है जब आप प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े होते हैं। मैं ये मान रहा हूँ कि पार्टी अब पूरी तरह से अजीत दादा पवार के हाथ में आ चुकी है। आपको एक सीधा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। कुछ ही महीने पहले जब अन्ना हजारे का आंदोलन तेज था और किसी ने शरद पवार जी को थप्पड़ मारी थी, आप एनसीपी की उस वक्त की जो रिएक्शन थी वो देखिए, और आज अजीत दादा पवार के रेजिग्नेशन के बाद में जो एनसीपी ने रिएक्शन दी है,
पार्टी के विधायकों ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, उनकी रिएक्शन को आप उसकी तुलना कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि मैं जो कह रहा हूँ कही जा रही है उसमें मुझे कई पेच नजर आते हैं और मुझे लगता है कि ये संकट कहीं न कहीं एक ड्रामा भी हो सकता है। और इसकी एक वजह यह है कि आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले शरद पवार ने एक केंद्र में संकट खड़ा करने की कोशिश की थी और वो कोशिश उन्होंने जिस आधार पर और जिस मुद्दे के आधार पर खड़ी की थी उससे ऐसा नहीं लगता था कि ये कोई महत्वपूर्ण मुद्दा है। और तब ये कहा जा रहा था कि असल में महाराष्ट्र में जो संकट एनसीपी में पैदा हो गया है कि उसके तमाम मंत्री जो भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त हैं और उनकी बातों को जिस तरह से जो है कांग्रेस सामने ला रही है उसे रोकने के लिए पवार ने इस तरह का एक संकट पैदा किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये संकट भी जो इस बार पैदा किया गया है वो भी कहीं ना कहीं केंद्र में और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में दबाव बनाने पे उसको मानते हैं। शरद पवार पार्टी के राष्ट्रीय नेता है और वर्चस्व की लड़ाई है एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के बीच। इस बीच अभी अभी कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। शरद पवार वहां बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। is an improvement in this area also. In 2007 and 8, the total agricultural credit in all these states, that is Assam, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, Eastern UP and West Bengal, was 27,000 crore. Last year, 11 cents, it has gone to 52,000 crore. Today's meeting was extremely productive. The CM of West Bengal and Agriculture Minister of the other states provided very valuable input. This will definitely input further to make team more successful. Meeting was शरद पवार अभी तक महाराष्ट्र की महाभारत पर बोलने से बच रहे हैं। यहाँ नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ हैं सतीश पेडनेकर जी, वरिष्ठ पत्रकार। सतीश जी, एक बात समझ में नहीं आती, अगर ये उत्तराधिकारी कौन होगा शरद पवार का इस बात की लड़ाई है, तो ये कहते हैं कि अजीत पवार अकेले इस समय आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और कई दूसरे नेता, चाहे वो सुप्रिया सुले हो या आप बात करें छगन भुजबल की, और भी नेता है, वो उनसे लड़ क्यों नहीं रहे? क्यों अजीत दादा पवार को आगे आने दिया जा रहा है? नहीं, देखिए, एनसीपी में उत्तराधिकार की जो लड़ाई है ये कोई नई नहीं है। ये एक तरह से जब सुप्रिया सुले को राजनीति में लाया गया तब से शुरू हो गई थी, पर कहीं न कहीं उन दोनों के बीच में एक बंटवारा भी हो गया था कि सुप्रिया जो है केंद्र का काम देखेंगी और जो है अजीत दादा पवार जो बहुत जमीनी स्तर पर पकड़ रखते हैं वो महाराष्ट्र में काम देखेंगे। और मुझे पिछले दिनों जो एक बात हुई है जिससे ये समीकरण गड़बड़ाता लगता है, उसकी वजह यह है कि जो बंबई में यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान है उसका अध्यक्ष जो है पवार ने सुप्रिया सुले को बनाया है। और ये केवल एक ही संकेत है जिससे ऐसा लगता है कि वो भविष्य में सुप्रिया सुले को अपना उत्तराधिकारी एकदम से स्पष्ट रूप से बना सकते हैं, पर ये पहला चरण है। तो इसलिए एकदम से इसी मुद्दे को लेकर इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दें अजीत दादा पवार, ये बात कुछ समझ से परे है। और दूसरी बात, मुझे नहीं लगता कि अब जब लोकसभा चुनाव कभी भी हो सकते हैं और महाराष्ट्र के चुनाव भी सिर्फ 2 सालों पर रह गए हैं, ऐसे में अजीत दादा पाटिल नई पार्टी बनाकर या राष्ट्रवादी में वैसी ही फूट डालकर जैसी शिवसेना में पड़ी है कोई बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। वैसे भी जो है राष्ट्रवादी पार्टी कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, वो जो है 66 विधायक लेकर दूसरे या तीसरे नंबर की पार्टी है, उससे आप जो है बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। अगर विभाजन होता है तो केंद्र में भी उसे नुकसान मिले पहुंचेगा और राज्य में भी पहुंचेगा। दीपक लोखंडे जी, आपके पास पुणे में आते हैं, ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी बार बार शरद पवार गुट एक तरह से कह रहा है और आखिरकार प्रफुल्ल पटेल खुलकर सामने आए। मुंबई में विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पारित, इस्तीफा वापस ले अजीत पवार। दिल्ली में प्रफुल्ल पटेल ने कहा इस्तीफा मंजूर होना चाहिए। महाराष्ट्र में महासंकट, 12 निर्दलीय विधायकों ने दिया अल्टीमेटम। अजीत पवार रहेंगे मंत्री तभी सरकार को समर्थन, लेकिन कांग्रेस का दावा महाराष्ट्र सरकार को कोई खतरा नहीं। निर्दलीय विधायक इसमें है
जो इंडिपेंडेंट है और एनसीपी के जो है अजित पवार के साथ है और अजित पवार के साथ ही रहेगी। महासंकट के बीच महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम के पद पर सियासत तेज। एनसीपी का ऐलान, जब तक अजित पवार पाक साफ होकर बाहर नहीं आते राज्य में नहीं होगा डिप्टी चीफ मिनिस्टर। तो मुख्यमंत्री का जो पद है इसमें हम और किसी और व्यक्ति को मनोनीत नहीं करेंगे। कोयला घोटाले और महंगाई के हथियार से सरकार पर वार की तैयारी में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चुनावी रणनीति पर भी मंथन। पोस्टरों से पटा हरियाणा का सूरजकुंड, नाराज येदियुरप्पा शामिल नहीं। राजस्थान सरकार का फरमान, आरएसएस शिविर में जाने वाले कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई। कार्मिक विभाग ने जारी किया सर्कुलर। 28 और 29 सितंबर को जयपुर में लग रहा है आरएसएस शिविर। बीजेपी ने कहा यह मौलिक अधिकारों के खिलाफ। मौलिक अधिकारों पर संविधान द्वारा जो प्रदत्त हमारे मौलिक अधिकार हैं उस पर दुनिया की कोई ताकत प्रतिबंध नहीं लगा सकती। और अभी भी बड़ी खबर आ रही है, शरद पवार कोलकाता में कह रहे हैं कि वो सरकार के साथ है। आइए सुनते हैं। Personal equation has to be maintained, and I always try to maintain the personal equation. Mamata Banerjee, in all spirit of ours, both have spent Congress for years together. I was a member of the Congress Committee since 1958. I think I might be one of the senior Congress members once upon a time, in present state of even. And Mamata ji was working with us. So we continue as an excellent personal relationship. There are different views and she was invited to support and continue with family. And we also have full right to continue with our fight. But I have to make one position, I have enough opportunity to see the difference. I have to make one position as a Minister of Agriculture. It is my duty to support each and every state, including West Bengal, whatever the West Bengal government issues for the development of the agriculture and farming community of this state, Government of India, and as a Minister of Agriculture, my full support will be for people of West Bengal and government. Thank you very much. बहुत दिलचस्प बातें कही है अभी शरद पवार ने। आइए चलते हमारे संवाददाता राजीव रंजन के पास दिल्ली में। राजीव, 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें यहाँ शरद पवार बोल गए। एक तो उन्होंने कहा कि केंद्र में भी और महाराष्ट्र में भी सरकार को एनसीपी का समर्थन बरकरार रहेगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो कोलकाता गए थे, ममता बनर्जी से मुलाकात की और बोले कि केंद्रीय मंत्री के तौर पे मेरा दायित्व है कि जो राज्य है उनको पूरी मदद दी जाए और इसीलिए वो ममता बनर्जी की पूरी मदद करेंगे। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं शरद पवार? देखिए आकाश, मुझे नहीं लगता वो अजित पवार के पक्ष में रहेगी ये बात। उनका लक्ष्य 2014 के चुनाव है। उन्होंने पहले भी कहा है कि मुझे उप मुख्यमंत्री से ज्यादा रस तो मुख्यमंत्री बनने में है। और 2004 में जब पहली नजर रखते हैं तो अब यहाँ से ही आपको राजनीति कहाँ जाती हुई दिख रही है? शरद पवार ने अपने पत्ते साफ कर दिए। देखिए, एक बात तो है कि शरद पवार जब भी यूपीए और कांग्रेस का विरोध करते हैं तो एक बात पहले से ही स्पष्ट कर देते हैं कि वो न तो यूपीए को सत्ता से हटाना चाहते हैं, न तो केंद्र में और न तो महाराष्ट्र में। अब मुझे लगता है कि उनकी सारी राजनीति एक चीज पर केंद्रित है कि किसी तरह से पृथ्वीराज चौहान को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए। बहुत हद तक बीच में वो सफल भी हो गए थे। बड़ी चर्चा थी कि पृथ्वीराज चौहान को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा, लेकिन पता नहीं क्यों बात बीच में ही रह गई। जी, इसके ऊपर भी आगे बढ़ते बार एनसीपी के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि किसी तरह से चौहान हटे। जी, अभी सुनते हैं शरद पवार ने एग्जैक्टली कहा क्या था। महाराष्ट्र में महाभारत जारी है। हालांकि बिल्कुल साफ तौर पे हमने आपको थोड़ी ही देर पहले बताया कि शरद पवार ने कह दिया है कि महाराष्ट्र में भी और केंद्र में भी सरकार को समर्थन जारी रहेगा। लेकिन इसके पीछे क्या राजनीति खेली जा रही है, कई और खेल चल रहे हैं, उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ नोएडा में है सतीश पेडनेकर, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ दीपक लोखंडे, रेसिडेंट एडिटर डीएनए जुड़े हुए हैं पुणे से, और राजीव रंजन दिल्ली से, राजीव रंजन सिंह मुंबई से भी।
आइए पहले चलते हैं सतीश पेडनेकर जी के पास में। सतीश जी ये बताइए, सभी नेता है जिनके नाम इसमें आ सकते हैं, जिनके कारण वो भी अभी चिंतित हो रहे होंगे? देखिए, जहाँ तक राष्ट्रवादी का सवाल है, उसके बहुत सारे मंत्रियों पर जो है घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। और अगर सिंचाई विभाग का ही घोटाले की बात करें तो ये जो अजीत पवार हैं वो 2009 तक जो है सिंचाई मंत्री थे। इसके बाद में तो जो है वो सुनील तटकरे आए और उन पर भी आरोप लग रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रवादी के जो है भुजबल पर जो है महाराष्ट्र सदन के निर्माण में घोटाला करने का आरोप है। देवकर नाम के जो मंत्री हैं उन पर आरोप है। क्षीरसागर जो है उन पर भी आरोप है। तो एक लंबी कतार राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेताओं और मंत्रियों की ऐसी है। क्या बीजेपी की तरफ भी उंगलियां उठ रही हैं? हाँ, देखिए, ये जो मामला आ रहा है उसमें ये पाया गया कि जिस व्यक्ति ने जांच की उसका कहना ये था कि विदर्भ में भी जो है 2 बांध ऐसे हैं जिनका ठेका जो है संजय जी को दिया गया था, जो बीजेपी अध्यक्ष के करीबी माने जाते हैं और भाजपा के राज्यसभा के सदस्य भी हैं। तो इस तरह से बीजेपी के साथ में भी इस घोटाले के तार जुड़ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ये सारा सिंचाई विभाग का घोटाला तो भाजपा और शिवसेना के राज में शुरू हुआ जब कृष्णा खोरे का प्रकल्प या कृष्णा नदी का प्रकल्प जो है इस सरकार ने शुरू किया था। ये दिल्ली से राजीव रंजन सिंह से भी समझते हैं। राजीव, ये बताइए कि मिस्टर क्लीन बनना चाहते थे पृथ्वीराज चौहान और उसी तरह का एजेंडा